नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मोहन भागवत जी के बारे में। मोहन भागवत जी ने चुनाव परिणाम आने के बाद एक विचार गोष्ठी में अपने विचार प्रस्तुत किए। यदि आप उनके पूरे भाषण को सुनेंगे और निरपेक्ष भाव से सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला है, या जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स को उठा करके प्रस्तुत किया जा रहा है, उस तरीके का उनका शायद कोई विचार नहीं है। लेकिन चूंकि मोहन भागवत एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनकी बातों का प्रभाव भारत की राजनीति पर काफी बड़ी मात्रा में पड़ता है। क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पॉलिटिकल विंग है। इसलिए भी मोहन भागवत की बातों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, उनमें दो तीन बातें मुख्य थीं, जिसमें एक तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग था। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजों को, या यूं कहें कि बहुत सारी अफवाहों को प्रसारित किया गया, उसको लेकर के उनका इशारा था। दूसरा, जो कट पेस्ट करके फ्रॉड वीडियो बनाए गए, उनकी तरफ भी उनका इशारा था कि ये नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने कहा, वो ये कि जब आप राजनीति में होते हो, सेवा के पर्पज से आए होते हो, तो आपका काम है सेवा करना, ना कि उसके लिए अपने आप में घमंड पाल लेना। अब ये बात एक पार्षद, एक ग्राम प्रधान, एक विधायक, एक सांसद, एक मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, कहने का मतलब कोई भी हो, सबके ऊपर ये बात लागू होती है। लेकिन उनकी बातों को जिस तरीके से क्लिप काट काट करके मीडिया में प्रसारित किया गया, खासतौर से सोशल मीडिया में प्रसारित किया गया, वो ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई जैसे वो नरेंद्र मोदी के लिए कुछ बोल रहे हो। अब ये तो वास्तविक स्थिति है जो हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि मोहन भागवत कई बार अपने स्टेटमेंट्स के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन जाते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, समझिए। एक तरफ मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पर गलत नैरेटिव या अफवाह न फैलाएं, आप वीडियोस में कट पेस्ट करके गलत सूचनाएं न प्रसारित करें। और दूसरी तरफ वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनको कि वही लोग केवल क्लिप काट काट करके इस तरीके से चला रहे हैं। तो भागवत जी को ये सोचना चाहिए कि अगर आप बिच्छू से ये उम्मीद करें कि वो डंक ना मारे, तो ये क्या संभव है? मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को सार्वजनिक रूप से बोल करके, खासतौर से जो उन्होंने बात बोली कि आप अगर राजनीति में हैं, सेवा करने आए हैं, तो सेवक की तरह से काम कीजिए, घमंड मत पालिए। और उसको पूरी तरीके से प्रचारित कर दिया गया कि वो नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। लेकिन अगर ऐसा है, तो इस बात को उन्हें जो भाजपा और संघ की समन्वय बैठक होती है, उसमें उठाना चाहिए। संघ का एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री होता है, उसके माध्यम से सरकार तक या पार्टी तक पहुंचानी चाहिए। इस तरीके के रास्ते वो अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अब उनके भाषण देखिए किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। 2015 का
विधानसभा चुनाव याद कीजिए बिहार का। बिहार में अच्छा खासा विधानसभा चुनाव चल रहा था, सारी चीजें ठीक चल रही थीं और अचानक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। उनका सिर्फ इतना कहना था और बीजेपी बुरी तरीके से विधानसभा चुनाव हार गई। एक तो जातीय समीकरण वहां पे बीजेपी के पक्ष में नहीं थे, ऊपर से उनका ये स्टेटमेंट पूरे उस समाज को जो आरक्षण के अंतर्गत आता है, यानी कि पूरा का पूरा ओबीसी, और अगर बिहार के हिसाब से कहें तो ईबीसी और एससी, एसटी, ये सारे के सारे लोग एकदम से बीजेपी के खिलाफ हो गए और बीजेपी बुरी तरीके से बिहार चुनाव हार गई। हो सकता है वैसे भी हारती, लेकिन वो एक बड़ा फैक्टर बन गया। वैसे इतनी बुरी तरीके से शायद नहीं हारती। अब अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को पूरा जो एक वामपंथियों का जो इकोसिस्टम है, वो उसको इस तरीके से प्रचारित कर रहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सीख दी है। इससे सरकार पर कहीं न कहीं दबाव तो आता ही है। यद्यपि कुछ मामलों में मुझे भी लगता है कि जितना एक्सपोज़र नरेंद्र मोदी लेते हैं, उतना शायद उनको नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन शुरू किया। अच्छी बात है कि आपके कार्यकाल में शुरू हुआ। आपने पहली ट्रेन का उद्घाटन कर दिया, बात समझ में आती है। किसी विशेष रूट पर एक आध और का कर दो, समझ में आती है। लेकिन आप हर हफ्ते एक वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो आपका प्रधानमंत्री होने का जो एक ऑरा है, वो घटता है। चीज की आपने शुरुआत कर दी, उसके आगे अगर हो रही है तो होने दीजिए। आपके मिनिस्टर हैं, मौका आपको रेलवे मिनिस्टर को देना चाहिए, और जो स्टेट मिनिस्टर हैं, मुझे तो लगता है उनको भी देना चाहिए। कि कुछ राज्यों में तो जो रेलवे में स्टेट मिनिस्टर हैं, उनके माध्यम से आप उद्घाटन कराइए, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा एक्सपोजर मिलता है आपके मिनिस्टर्स को भी। वो कम से कम अपने क्षेत्र में थोड़े ज्यादा पॉपुलर होते हैं। अपनी ऑडियंस को कुछ बताने के लिए होता है उनके पास। एक तो मुझे लगता है कि बात थोड़ी यहाँ पे विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे जैसा डिपार्टमेंट आपको राज्यसभा के किसी सदस्य को नहीं देना चाहिए। रेलवे में कुछ जो मूलभूत सुधारों की जरूरत है, वो नहीं हो रहे हैं। सारा का सारा कॉस्मेटिक चेंज होता चला जा रहा है। आप जितनी एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन है, आपने आधी आधी ट्रेनों को एयर कंडीशन कर दिया है। ट्रेनों में 4-4, 5-5 डिब्बे मुश्किल से स्लीपर क्लास के हैं। हर आदमी के लिए अफोर्ड करना कठिन होता है। जो आदमी 250-300 रुपए में कोई यात्रा कर सकता है, उसी यात्रा के लिए अगर उसको 1300-1400 रुपए देना पड़े एसी क्लास में, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई लोकसभा से आने वाला नेता रेलवे मिनिस्टर होता है, तो वो इन चीजों को सोचता है, समझता है। अश्विनी वैष्णव जैसा आदमी जो राज्यसभा से आया है और राजनीति से जिसका कोई लेना देना नहीं है, यदि वो राजनीतिक भी होते तो भी एक बार चल रहा था। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और आपने उनको रेलवे मिनिस्टर बनाया हुआ है। उनको जनता की कतई परवाह नहीं है। उनको केवल इस बात की परवाह है कि हमारी ट्रेनें कैसे अच्छी दिखें। भाई, आपको ट्रेनें अच्छी दिखानी, किराया आप कम रखिए। आप, मैं तो कहता हूँ पूरी पूरी ऐसी कीजिए कि वो आधी कर रहे हैं। जो आप स्लीपर क्लास का किराया लेते हैं, वही किराया लीजिए। क्या संभव है? खैर, तो ये तो थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन जिस बात पे मैं था कि भागवत जी के बयान कई बार बीजेपी को मुसीबत में डाल देते हैं, और इस बार तो उन्होंने खास तौर से मुसीबत में डाला हुआ है।
एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है वो ये कि इस बार शायद आरएसएस ने जानबूझ करके कुछ राज्यों को चुना, जहाँ पर आरएसएस की सक्रियता काफ़ी कम रही। जैसे आप यूपी को ले लीजिए। यूपी में आरएसएस सक्रिय नहीं रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि एक तो जो यहाँ से रिपोर्ट्स जा रहे थे या फीडबैक कह लीजिए उसको, वो सही नहीं गए। दूसरा ये कि वोटर भी आप अपना नहीं निकाल पाए। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी काफ़ी हद तक ये हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है और यहाँ तक कि गुजरात में भी हुआ है। जबकि एक राज्य इन सब के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर आरएसएस बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा और उसका परिणाम भी सामने है और वो राज्य है मध्य प्रदेश। इसका मैं आंकड़ों के हिसाब से आपको बताऊँगा। मैं सारे आंकड़े लिख करके फिर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी न केवल जीती, बल्कि ज़्यादातर सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से जीती और सारी की सारी 29 सीटें जीतने में कामयाब रही। जबकि इस बार गुजरात में भी सारी सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई, एक सीट हार गई। राजस्थान में जहां पर इतने बुरे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, वहां बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। यूपी और महाराष्ट्र तो हार ही गई। कर्नाटक में भी मुझे लगता है कि उम्मीद से कम प्रदर्शन रहा। जिस तरीके से दक्षिण भारत के राज्यों में मुझे लगता है कर्नाटक को छोड़ दिया बीजेपी आरएसएस ने और बाकी राज्यों में उसने बीजेपी का पूरा सहयोग किया। नतीजा ये हुआ कि कर्नाटक में आप कमजोर हो गए और बाकी राज्यों में आपको अच्छी सफलता मिली। बंगाल और उड़ीसा, वहां का भी मुझे काफी हद तक ऐसा ही कुछ लगता है। अब अंदर की रिपोर्ट तो धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं, वो लोगों से बातें करके चीजों को निकाल रहे हैं। लेकिन मुझको लगता है कि शायद आरएसएस ने जानबूझ करके उन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत थी या अपना प्रदर्शन दोहरा सकती थी या उसके आसपास रख सकती थी, वहां पर अपनी सक्रियता कम की और जहां पर कमजोर थी वहां पर अपनी सक्रियता ज्यादा दिखाई, सिवा मध्य प्रदेश के। आने वाले समय में आरएसएस और बीजेपी के बीच में समन्वय किस तरीके का रहेगा, चीजें सार्वजनिक मंच पर बोली जाएंगी या समन्वय बैठकों में बात होगी, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आने वाले राज्यों के चुनाव में बीजेपी किस तरह का प्रदर्शन कर पाती है। आज की चर्चा में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।